हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट किए थे, है ना। 5 तक हमने क्वेश्चन किया था, इसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स और हैं जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 5 टू द पावर 97 इज डिविजिबल बाई 52, है ना। तो यहाँ पे रिमाइंडर की बात बोल रहा है आपसे कि रिमाइंडर बताओ इसमें क्या होगा। ठीक है, तो जब भी आपको रिमाइंडर निकालना हो तो रिमाइंडर निकालने के दो मेथड है। एक मेथड हो गया आपका, एक्चुअली में अगर इन जनरल देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको बाइनोमियल वाले चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। लेकिन बाइनोमियल वाले मेथड से करने पे यही सेम क्वेश्चन काफी लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो इसका हम लोग एक ऑल्टरनेट वेज देखते हैं जो कि काफी ईजी है और सिंपल भी है, जो कि आप लोग ऑलरेडी लोअर क्लासेस में 8 9 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसको हम लोग बोल देते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बस ये वाला थ्योरम यूज करके इसको इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 टू द पावर 97 है। तो इस रिमाइंडर थ्योरम में फायदा क्या होता है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह है, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं तो रिवीजन ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे देख लो कि मान लो कि अगर मैंने ये बोला कि मुझे किसी नंबर n को किसी दूसरे नंबर मान लो a से डिवाइड करना है। ठीक है, अगर इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो मान लो इसका कुछ रिमाइंडर r बचता है। ठीक है, तो आपको याद होगा कि हम n को क्या लिख सकते हैं, n को हम a टाइम्स सम, ये डिवाइजर हो गया, है ना। ये कुछ पार्ट होगा जो इसका मल्टीपल होगा प्लस b टाइम्स होगा, है ना। तो ये आपने पढ़ा था। अगर मान लो कि इसी में हमारे पास एक दूसरा नंबर होता है n1 और n2 ले लेते हैं और इसको हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो ये दो नंबर दिखाई दे रहे हैं, जबकि नंबर्स के टर्म में होगा तो ये कंप्लीट मल्टीप्लाई होकर एक बड़ा नंबर बन जाएगा, लेकिन मैं इसको दो अलग अलग नंबर के टर्म से आपको समझा रहा हूँ। तो अगर ये दो इंडिविजुअल टर्म है तो फिर से हम n1 को इसी फॉर्मेट में लिख पाएंगे, है ना, और n2 को भी इसी फॉर्मेट में लिख पाएंगे। और उस दोनों को मल्टीप्लाई करके जब आप a से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाई पड़ेगी। जैसे n1 को हम क्या लिख सकते हैं, a टाइम्स लेट से b1 प्लस रिमाइंडर इसका r1 है। ठीक है, और n2 भी एक नंबर होगा जो a से डिवाइड हो रहा है और ये इस टाइप का नंबर है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप a से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपस में एक्चुअली में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, बस हम यही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करने वाले हैं। कहने का मतलब है कि अगर 5 टू द पावर 97 को मुझे डिवाइड करना है 52 से, है ना, तो हमारा एम क्या होना चाहिए कि हम सिंपली क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से समझेंगे कि ये 5 टू द पावर 97 जो है ये 5 टाइम्स लिखा हुआ है ना, इसको हम 52 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इंडिविजुअल, जैसे ये n1 को हम a से डिवाइड करेंगे, n2 को a से डिवाइड करेंगे, और हमें पता है कि इंडिविजुअल रिमाइंडर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाने का ट्राई कर रहे हैं कि 5 को 52 से डिवाइड करेंगे, फिर इस 5 को डिवाइड करेंगे, फिर इस 5 को, और हर एक 5 को डिवाइड करते करते हम क्या करेंगे, फाइनल जो लास्ट में रिमाइंडर आएगा उसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर जल्दी आएगा, है कि नहीं। लेकिन अब 5 को 52 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है कि रिमाइंडर यहाँ पे मुझे 5 ही मिलने वाला है, तो कोई फायदा हमें दिखा नहीं, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें जो भी नंबर से आपको डिवाइड करना हो उसमें हम ये एक मेथड बोल दो या ट्रिक बोल दो कि हम ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे कि हमें रिमाइंडर हमेशा क्या बचना चाहिए, 1 या -1 बचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 1 या -1 अगर बचेगा और इसको हम मल्टीप्लाई बार बार करेंगे तो बस हमें 1 और -1 ही मल्टीप्लिकेशन में मिलने वाला है, डिपेंड करता है कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं। -1 वाला कॉन्सेप्ट मैं बाद में कभी समझाऊंगा जब फिर से कुछ क्वेश्चन आएगा, तो अभी हम लोग 1 का लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो हमारा एम क्या है कि इस नंबर को इस तरीके से डिवाइड करें कि हमें रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। ठीक है, अब लेकिन इस बेस को देखो, बेस को 52 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 ही बचेगा, तो कोई फायदा नहीं हुआ, है ना। तो हम क्या करते हैं कि हम इस 5 टू द पावर 97 जो है इसमें हम मल्टीपल खोजते हैं कि 5 का कौन सा मल्टीपल 52 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 1 देता है
है ना। तो देखो 5 स्क्वायर कितना देगा हमें 25, 25 को 52 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 नहीं बचेगा, ठीक है, कुछ और बचेगा या 25 ही बचेगा, तो हम उस चीज को अभी नहीं देख रहे हैं। 5 क्यूब को अगर आप डिवाइड करोगे तो 125 आएगा, 125 को आप 52 से डिवाइड करके देख लो कितने टाइम्स आ जाएगा, 2 टाइम्स, 104, और रिमाइंडर यहाँ पे कुछ 21 बच रहा है, अभी भी मेरा 1 नहीं बचा, तो इसका मतलब ये भी काम नहीं करेगा। 5 टू द पावर 4 अगर आप ले लेते हो तो ये 625 बन जाएगा, और 625 को अगर आप 52 से डिवाइड करके देखो तो कितने टाइम्स जाएगा, 105, और ये 2 टाइम्स जब लगाओगे तो यहाँ पे देखो रिमाइंडर 1 बच रहा है। इसका मतलब मुझे 5 की पावर 4 के टर्म्स को कलेक्ट करना है यहाँ पे, है ना। तो अब देखो इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 टू दी पावर 4, है ना, और इसकी पावर में कितनी आएगी, 97 को आप 4 से डिवाइड कर दो तो कितने टाइम्स आएगा, 2, ठीक है, 2, 8, और ये 7, और ये 24, है ना, तो ये यहाँ पे 24 आएगा, एक रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा है, इसका मतलब एक 5 भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय 52। इससे फायदा क्या हो गया कि 5 टू द पावर 4 हमें क्या दे देगा, 625, और 625 की पावर 24 इंटू 5, है ना, डिवाइडेड बाय 52। और इसमें हम फिर से यही मेथड अप्लाई करेंगे, यानी हमें करना क्या है, इंडिविजुअली इन दोनों को डिवाइड करना है 52 से, ठीक है, और हमें पता है कि फाइनल रिमाइंडर जो होगा वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि 625 को अगर हम 52 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, इस वाले पार्ट से, इस वाले पार्ट से आपके पास रिमाइंडर 1 आएगा, और क्योंकि 625 जो है वो 24 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये 1 टू द पावर 1 टाइम्स आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिर से कितना मिलने वाला है, 5 ही मिलने वाला है ना, और 1 टू द पावर 25 1 ही दे देगा, और 5 से मल्टीप्लाई होकर ये 5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अब हमें सेम क्वेश्चन यही करना है, 5 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 52। ये 5 कहां से आया, ये 5 है रिमाइंडर इसका, है ना। तो इस मल्टीप्लिकेशन को अगर आप a से डिवाइड करोगे तो आपको इस दोनों के इंडिविजुअल रिमाइंडर को फिर a से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर मिलेगा वही आपका आंसर होगा। तो हमने फाइनल रिमाइंडर निकाल लिया, और हमें पता है कि 5 को अगर हम 52 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। थोड़ा सा एक बार समझने की चीज है, एक बार अगर आप समझ जाते हो तो ये मेथड काफी इजी होगा और आपका टाइम काफी सेव होगा यहाँ से, है ना। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान देना, कभी इसमें कुछ डाउट्स वगैरह कुछ आता है आपको तो बताना, तो मैं इस पे और क्वेश्चंस लेके आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, है ना। तो इतना जो आपको लेंदी प्रोसेस दिख रहा है ये इतना प्रोसेस नहीं है, सिर्फ ये इतने सारे स्टेप्स में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 4-5 स्टेप्स का आंसर है आपका आ जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5। इजी है ना। तो क्वेश्चंस टफ नहीं है ना, बस मेथड डिफरेंट हमने यूज किया, तो यहाँ पे आंसर मेरा जल्दी आ गया। इसी चीज को अगर हम बाइनोमियल से प्रोसीड करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन इस वाले पार्ट से हमारा टाइम काफी सेव हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया रिमाइंडर वाला प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन इस टाइप के भी आते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान दे के चलना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल का, यानी ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चन हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमें क्या करना होता है आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पे हम डेरिवेटिव के एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव का एक एप्लीकेशन टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए भी यूज होता है, ठीक है। और दूसरी चीज डेरिवेटिव का एक मतलब स्लोप भी होता है ना। तो ये यहाँ पे यही बात कर रहा है, हमारे पास इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स क्यूब प्लस क्यू, है ना, और हमसे पी एंड क्यू निकालने के लिए बोला है, और ये टेंजेंट किस पॉइंट पे है, 2,3 पॉइंट पे। इसका मतलब 2,3 इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, है ना। तो वैल्यू पुट कर दो, तो ये कितना हो गया 9 9 इक्वल टू एक्स की वजह 2 पुट करेंगे तो 8p प्लस क्यू, है ना। तो ये हमारा एक इक्वेशन है, क्योंकि दो अननोन है तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए। तो पहला इक्वेशन तो इस पॉइंट से मिल गया, क्योंकि ये पॉइंट इसी कर्व पे लाई कर रहा है, और बोल रहा है कि इसी पॉइंट पे
जो इस ये कर्व का जो टेंजेंट होगा, है ना, वो ये टेंजेंट होने वाला है। तो हमें टेंजेंट पे नहीं जाना है, हमें इसके स्लोप से मतलब है, यानी इस पॉइंट पे अगर हम स्लोप निकालें तो वो स्लोप इसी स्लोप के इक्वल होना चाहिए, इस लाइन के स्लोप के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो इस लाइन का स्लोप निकाल लो। स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 3p(x²), और q एक कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो डायरेक्टली। किस पॉइंट पे निकालेंगे, तो y डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3p(x²/2y)। ठीक है, ये y डैश है, और y डैश ही क्या होता है, स्लोप होता है। एक चीज हमें और ध्यान रखना है कि स्लोप हमेशा क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट का कहने का मतलब क्या है कि हमेशा स्लोप एक पॉइंट पे निकलता है। तो ये स्लोप किस पॉइंट पे निकलेगा, इस 2,3 पे। ठीक है ना, तो dy/dx एट 2,3 कितनी होगी वैल्यू, यहाँ पे 2 और 3 पुट कर दो, तो ये 2p इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। यहाँ से देखो कुछ टर्म कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गई वैल्यू ट्वाइस p, है ना। और यही इसी पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन ये है, तो इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप 4 दिया हुआ है ना। तो हमें इसका स्लोप बस यहाँ पे यूज करना है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 4 की। यहाँ से देखो p की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ गई, 2, है ना। p की वैल्यू हम इस वाले इक्वेशन में पुट करके q निकाल सकते हैं, है ना। p की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट करके q निकाल सकते हैं। तो एक ऑप्शन तो p की वैल्यू फर्स्ट कोऑर्डिनेट p है, तो p की वैल्यू 2 जिसमें होगा वो हमारा आंसर होगा। तो a और d में से एक हो सकता है, उसके लिए हमें q निकालना पड़ेगा, तो -7 या 7 चेक कर सकते हैं। तो q की वैल्यू p पुट करो, कितना आ जाएगा, -7। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इजी है, कुछ भी टफ नहीं है, बस सिंपल सा एप्लीकेशन हमने यूज किया और आंसर कैलकुलेट कर लिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f(x) इक्वल टू, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f(x) इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, है ना। और x किस कहां से कहां तक है, 7/2 कितना हो गया, -3.5 से लेके 100 तक। ठीक है, ब्रैकेट्स को ध्यान देना है, ओपन ब्रैकेट्स है, इसका मतलब हमें एंड पॉइंट को काउंट नहीं करना है ना। एंड पॉइंट को हमें काउंट नहीं करना है, तो इस चीज का हम ध्यान लेके चलेंगे। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, एक स्टेप फंक्शन है और ब्रांच फंक्शन है, जो कि डिसकंटिन्यूअस होता है, कहां पे, हर एक इंटीजर पॉइंट पे, है ना। हर एक इंटीजर पॉइंट पे ये क्या होता है, ये डिसकंटिन्यूअस होता है। तो बस हमें चेक करना है कि -3.5 से लेके 100 के बीच में कितने इंटीजर है ना। तो हमें ये इस फंक्शन के बारे में ऑलरेडी पता है, फंक्शन वाले चैप्टर में पता होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर पॉइंट्स। ठीक है, और -3.5 से लेके 100 के बीच में कितने इंटीजर पॉइंट है, तो ये हमारा -3.5 है और ये हमारा 100 है। हमें इस दोनों एंड पॉइंट को काउंट नहीं करना है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट इंटीजर कौन सा होगा, ये तो इंटीजर नहीं है, इसके पहले इंटीजर कौन सा होगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, और ये लास्ट कहाँ तक जाएगा, 99 तक, है ना। तो जो हमारा इंटीजर आने वाला है वो कौन सा इंटीजर है, ये वाला इंटीजर है। सिंपल आप काउंट कर सकते हो कितने होंगे, कितने इंटीजर यहाँ पे वर्क कर जाएगा हमारा, तो 1 से लेके, है ना, 1 से लेके अगर आप काउंट करोगे तो यहां से लेके यहां तक हमारे पास 99 इंटीजर्स हैं। सिंपल कैलकुलेशन है, 0 को इंक्लूड कर लेंगे तो 100 आ जाएगा, और ये 3 पॉइंट्स है, तो टोटल इंटीजर पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, 103। और 103 इंटीजर्स हैं, तो सारे इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यूस होगा, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उन सारे पॉइंट्स पे भी डिसकंटिन्यूस ही होगा, है ना। तो इस तरीके से सिंपल सा डिसकंटिन्यूटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप
इजीली कवर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है। ठीक है, पीएनसी हमारे पास क्या बोला है इसने कि देखो 15 मैन है हमारे पास और 15 वुमेन है। ठीक है, और हमें 15 टीम सेलेक्ट करना है। ठीक है, लेकिन कंडीशन है यहाँ पे कि ईच टीम कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 1 वुमन। हर एक टीम में एक मैन और एक वुमेन होना ही चाहिए, और टोटल 15 है। तो अगर आप एक एक मैन और वुमेन को अगर आप डाल के टीम बनाते जाओ तो टोटल कितने टीम्स फॉर्म होंगे? 15 टीम्स फॉर्म हो जाएंगे, है ना। तो टोटल 15 टीम्स आपका ऐसे ही बाय डिफॉल्ट फॉर्म हो रहा है। लेकिन अब बात आती है कि हम, क्योंकि 15 मैन है और ये सारे डिफरेंट हैं, तो अब ये किसी भी पार्ट में हो सकता है ना। यानी अगर यहाँ पे अगर आप M1 ले लो कि M1 है, अब ये M1 इस वाले के साथ भी आ सकता है, इसके साथ भी आ सकता है, इसके साथ भी, यानी टोटल 15 प्लेस पे ये M1 जा सकता है ना। वैसे ही W भी 15 प्लेस पे जा सकता है। यानी हमने टीम बना दिया है, लेकिन जब सिलेक्शन की बात करेंगे तो सिलेक्शन में क्योंकि मेन के 15 पॉसिबल है और वुमेन के भी है, तो हम इसको डायरेक्टली, यानी इस टीम को आप जितने तरीके से अरेंज कर दो वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो 15 फैक्टोरियल भी डायरेक्टली आप इसको निकाल सकते हो। दूसरे मेथड भी है जहां पे आप क्या कर सकते हो, 15 मैन है तो हमें एक एक का टीम बनाना है, तो 15 में से एक चूज कर लो और 15 में से एक चूज कर लो। ठीक है, वैसे ही दूसरे में से एक चूज कर लो और एक मैन और एक वुमेन में से। इस तरीके से आप देखोगे कि लास्ट तक आते आते आपके पास इस टाइप से बन जाएगा, है ना, इस टाइप से बन जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या दे देगा एक्चुअली में, 15 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, है ना, 15 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। लेकिन क्योंकि फिर से वही चीज है कि रिपीटेशन की बात आ रही है कि यहाँ पे 15C1 से जो हमने सेलेक्ट किया है वो हो सकता है कि इस वाले में भी काउंट हो गया हो, है ना। तो डबल काउंटिंग को हटाने के लिए इसको 15 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे तो 15 फैक्टोरियल यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। तो ये मेथड भी है, बस आपको सोचना दूसरे तरीके से, सोचोगे तो वहां से भी आ सकता है। अगर उस तरीके से नहीं कर सकते तो इस तरीके से भी हम इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन। डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन आपको याद होगा। सबसे पहले देखो कि हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है y डैश और dy/dx की वैल्यू जो हमें दी हुई है y/x प्लस एक फंक्शन है फाई और उसमें x/y है। ठीक है, फोर सम फंक्शन फाई इज गिवन बाय, और यहाँ पे देखो हमें एक जनरल सॉल्यूशन भी दे दिया। यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जनरल सॉल्यूशन जो आएगा y ln cx इक्वल टू x। ठीक है, मॉड लगा हुआ है तो हम बाय डिफॉल्ट उसको पॉजिटिव एज्यूम करके चल रहे हैं, है ना। अब कहने का मतलब है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके आप यहाँ पे पहुंचो और फिर कंपेयर करके आंसर निकाल लो। और अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी इस जनरल इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन है ना। तो इस साइड से इस साइड में जाना डिफिकल्ट है क्योंकि हमें ये एफ एक्स नहीं पता है, तो हम रिवर्स साइड से मूव करेंगे। यानी इस फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां से जो y डैश की वैल्यू आएगी वो सेम यही आएगी। ठीक है, लेकिन हमें वो भी नहीं पूछा है, हमें फाई ऑफ 2 की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं और यहाँ से y डैश निकालने का ट्राई करते हैं। तो इस इक्वेशन को जब डिफरेंशिएट करोगे चेन रूल लगा के क्या हो जाएगा, dy/dx ln ऑफ cx प्लस y इंटू c/cx = 1। ठीक है, देखो यहाँ पे सिंपल हमने चेन रूल यूज किया है। यहाँ से देखो dy/dx की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, dy/dx = 1 माइनस y/x डिवाइडेड बाई ln cx। ठीक है, और ln cx की वैल्यू हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो ln cx की वैल्यू कितनी आ गई,
एक्स बाई वाई। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 1 माइनस 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स बाई वाई। ठीक है, अब ये दोनों क्योंकि हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिला और ऑलरेडी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ था, इसका मतलब ये दोनों सेम होनी चाहिए। y डैश सेम है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं y बाई एक्स प्लस फाई ऑफ एक्स बाई वाई इक्वल टू 1 माइनस वाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स बाई वाई। ठीक है, अब देखो हमने, और यहाँ से फाई ऑफ एक्स बाई वाई अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो चीज भी आपको मिल जाएगी, कितनी हो जाएगी 1 माइनस वाई बाई एक्स 1 माइनस एक्स बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है, वाई एक्स बाई वाई को अगर मैं टी ले लूं तो ये एफ ऑफ टी आ जाएगा। एफ ऑफ टी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बाई वाई को हमने टी लिया तो ये 1 बाई टी आ जाएगा डिवाइडेड बाई, सॉरी नीचे ये नहीं होगा, नीचे एक्स बाई वाई है तो एक्स बाई वाई टी हो जाएगा और माइनस 1 बाई टी फिर से यहाँ आ गया। ठीक है, अब देखो हमारा सिंपल एक फंक्शन बन गया फाई में। ठीक है, और फाई में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, फाई में हमें एफ फाई ऑफ टू की वैल्यू निकालनी है। इस इक्वेशन में हम टी की जगह पे टू पुट कर देंगे तो फाई ऑफ टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई टू डिवाइडेड बाई टू माइनस 1 बाई टू। इसको सॉल्व करेंगे कितना देगा 1 बाई फोर माइनस 1 बाई टू। ठीक है, और फाइनली माइनस 1 बाई फोर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन, है ना। तो ये भी डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस पता होने चाहिए कि दोनों साइड से हम किस तरीके से मूव करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहाँ पे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, यहाँ पे देखो जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और हमसे x की वैल्यू पूछी गई है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आपके पास साइन इनवर्स का ही पार्ट दिया हुआ है ना। ये साइन इनवर्स ऑफ x हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आपको साइन के टर्म्स ही दिए हुए हैं और हमें x निकालना है। तो साइन इनवर्स से x निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, साइन लगाना होगा, मतलब हम दोनों तरफ साइन ले लेंगे। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 2/3 इक्वल टू एक्स, नहीं है। और सिंपल साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर लो, आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा साइन ए 1/3 साइन ऑफ साइन ए कॉस बी, तो ये कॉस ऑफ साइन इनवर्स 2/3 प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/3 इंटू साइन बी, ये 2/3 इक्वल टू एक्स। यहाँ से x की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो 1/3। साइन इनवर्स हमें दिया हुआ है तो इसको हम कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई होप कि ये वाला पार्ट आप लोग कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √5/3 प्लस यहाँ पे साइन इनवर्स 1/3 है, फिर से इसको हमें कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है और कॉस इनवर्स से वो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से √8/3 और ये 2/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 9 आ जाएगा, √5 प्लस यहाँ से 4 बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे आप कि माइनस वाला नहीं होगा, प्लस वाला आपका आंसर आ जाएगा क्योंकि पूरा टर्म प्लस में आ रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे सिंपली ये वाला टर्म आपको मिल जाएगा, इजी है। नेक्स्ट, if x and y are two distinct integer and n is a natural number then this is divisible by this term। ठीक है,
ये चीज आप लोगों ने पहले भी किया होगा, है ना। और एक्चुअली में ये क्वेश्चन देखोगे आप तो ये इंडक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इंडक्शन यूज करके इसको प्रूव कर सकते हो। एनसीईआरटी बुक में अगर आप देखोगे तो वहां पे भी सेम एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अगर देखना है तो सिंपली आप उतने एन, क्योंकि इंडक्शन का क्वेश्चन है और एन नेचुरल नंबर के लिए बोल रहा है, तो आप एन की वैल्यू पुट करके डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। अगर आप इंडक्शन से नहीं जाना चाह रहे हो, है ना, तो सिंपली आप क्या करो, एन की वैल्यू अगर 1 पुट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई किससे डिविजिबल है, एक्स माइनस वाई से डिविजिबल है ना। तो 2-3 वैल्यू रख के आपको चेक करना पड़ेगा। और इस तरीके से आप देखोगे तो ये सारा टर्म एक्स माइनस वाई से डिविजिबल है, ठीक है। और अगर आपने लोअर क्लासेस में डिविजिबिलिटी वाला रूल पढ़ा होगा तो वहां पे आपको याद होगा कि जो हम लोग जीरोस कैलकुलेट करते हैं वो भी हमें एक फैक्टर ही देता है ना। तो उस मेथड से भी अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली, यानी इसका जो फैक्टर है वो एक्स माइनस वाई के टर्म का होना चाहिए, तो डायरेक्टली आप यहां से निकाल सकते हो, ठीक है। इंडक्शन मेथड पे हम नहीं जा रहे हैं, सिंपल आप एन की कुछ वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दो, इजी है, ठीक है। उतने टफ पे हम लोग नहीं जाएंगे, टाइम इतना ज्यादा नहीं रहता है ना। और प्रूफ करना है तो डायरेक्टली आप एन की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो कर्व दिए हुए हैं और दोनों कर्व के बीच का हमें एरिया निकालने के लिए बोला है, बाउंडेड बाय दिस कर्व। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये कर्व और ये कर्व आपका नोन कर्व है, ठीक है। यानी अभी इस कर्व को प्लॉट करना जानते हो इजीली, तो हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पहला वाला इक्वेशन जो है वो, एक इक्वेशन ये वाला -1 पे रूट देगा और एक 1 पे रूट देगा, ठीक है। ग्राफ की अगर आप बात करोगे तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा, ठीक है। एग्जैक्टली ग्राफ पेपर पे हम लोग ड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। बस ये देखो, ये कहाँ पे कट करेगा, जहाँ पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो ये 1 हो जाएगा। दोनों कर्व के बीच में ये वाला पार्ट हमारा बन रहा है एरिया, लेकिन y इक्वल टू 1/4 भी एक दिया हुआ है, तो y इक्वल टू 1/4 1 से नीचे होगा, तो यहाँ पे कहीं पे y इक्वल टू 1/4 होगा। तो दोनों कर्व और इस लाइन के बीच में कौन सा एरिया बन रहा है, ये वाला एरिया, ठीक है। कर्व क्योंकि सिमेट्रिक है तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि इक्वेशन जो है हमें दो बार इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है ना। सिंपली आप एक ही बार इंटीग्रेट करके, यानी इस पार्ट को हम इंटीग्रेट करके और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना एक्चुअली में ये वाला पार्ट होगा, है ना। तो आप डिपेंड करता है कि आप किस तरफ से इंटीग्रेट करना चाह रहे हो, आप एक्स डायरेक्शन में इंटीग्रेट करना चाह रहे हो या वाई डायरेक्शन में इंटीग्रेट करना चाह रहे हो, ठीक है। इन जनरल जो हैबिट होती है वो एक्स डायरेक्शन की ही होती है। तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ मैं बस सिर्फ इसका एरिया निकालूंगा और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला इंटरसेक्शन निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, तो ये इंटरसेक्शन किसका है, इस वाले कर्व का y इक्वल टू 1/4 के साथ, ठीक है। तो y इक्वल टू x-1 का होल स्क्वायर, और इसको अगर हम 1/4 के इक्वल कर दें तो यहाँ से देखो आप x की वैल्यू निकाल पाओगे, कितनी आ जाएगी, हाफ, है ना। और क्योंकि प्लस माइनस हाफ इस वाले कर्व को भी करोगे तो यहाँ से आपको ये माइनस हाफ मिल जाएगा और ये हाफ मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें इसे इंटीग्रेट करना है एरिया निकालने के लिए 2 टाइम्स, और इस वाले का ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया कितना हो जाएगा, 0 टू हाफ। 0 टू हाफ क्यों लिया, क्योंकि हम x डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और x डायरेक्शन में एरिया जो होगा वो किसके बीच में होगा, इस वाले कर्व और y इक्वल टू 1/4 के बीच का कर्व, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x-1 का होल स्क्वायर -1/4, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन आई होप कि इजी है, आप कर पाओगे। यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान देना है, क्योंकि हम x डायरेक्शन में इंटीग्रेट कर रहे हैं और यहाँ पे अगर आप एलिमेंट क्रिएट करने का ट्राई करोगे, ठीक है, तो एलिमेंट हम कैसे बनाते हैं,
x डिस्टेंस पे जाके dx लेंथ का एक एलिमेंट लेते हैं। तो इस एलिमेंट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका अपर पार्ट और इसका लोअर पार्ट, ठीक है, अगर हम इस एलिमेंट को मूव कराते हैं, ठीक है, यहां से लेके यहां तक अगर हम इसको मूव कराओगे तो इसका अपर पार्ट और लोअर पार्ट कभी भी, दोनों कर्व को कभी छोड़ नहीं रहा है, ठीक है ना, हमेशा उसका लोअर पार्ट और अपर पार्ट इसी कर्व पे है। यानी एक एलिमेंट से हमारा काम बन जाएगा, इसलिए हमें कर्व को चेंज करने की जरूरत नहीं। और इसको, इसी एलिमेंट को अगर आप यहां भी मूव कराओगे तो भी देखोगे कि कर्व इसी दोनों कर्व पे रह रहा है, ठीक है। दोनों कर्व अलग अलग है, लेकिन क्योंकि सिमेट्रिक है इसलिए 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देने पे हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। और इसको इंटीग्रेट करना आपको आता है तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 2 टाइम्स, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1/3 x माइनस 1 का होल क्यूब, और इसमें लिमिट हम कहां से कहां पुट करेंगे, 0 टू हाफ, माइनस 1/4 x 0 टू हाफ, ठीक है। बाकी आप लोग वैल्यू पुट कर लेना, वैल्यू पुट जब करोगे तो सिंपली 1/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट का आंसर ये 1/3 आपका मिल जाएगा, ठीक है। कुछ भी टफ नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट आपको नहीं लगेगा, है ना। क्वेश्चंस सारे इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशंस के रूट्स की बात कर रहा है, ठीक है, और किस इंटरवल में, -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। तो ये आपका हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के क्वेश्चन हो गए। √3 + 1/2 sin x माइनस √3/4 -1 = 0। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपके पास दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, sin x एंड cos x, ठीक है। तो हमें जनरली दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में नहीं चलना है, ट्राई करना है कि एक में कन्वर्ट हो जाए तो ईजी है ना। तो इस cos स्क्वायर को साइन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ से यहाँ तक सेम होगा, और ये -1 यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये देखो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया। यहाँ पे जब इसको आप रीअरेंज करोगे तो ये क्या दे देगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस √3/1 माइनस cos स्क्वायर एक्स साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस को मैं इधर एडजस्ट कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, √3 + 1/2 साइन एक्स प्लस √3/4 = 0, ठीक है। और यहाँ पे देखो साइन एक्स दो बार रिपीट हो रहा है, इसको मैं टी एज्यूम कर लेते हैं, तो टी स्क्वायर √3 + 1/2 टी प्लस √3/4 = 0, ठीक है। अब ये सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया जिसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसका आपको फैक्टर भी मिल जाएगा, आप अगर ध्यान दोगे तो, है ना, 2t-1 इंटू 2t माइनस √3, इसके रूट्स बन जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप निकाल सकते हो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, t इक्वल टू हाफ एंड √3/2, और t की वैल्यू किसके इक्वल है, साइन x के इक्वल, हाफ और √3/2। हमें क्योंकि सिर्फ नंबर ऑफ रूट्स की बात कर रहा है, हमें एक्चुअली में नहीं देखना है कि कौन कौन से सॉल्यूशन है, तो हम सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। सिंपली आप क्या करो, साइन एक्स का कर्व प्लॉट कर दो, कहां से कहां तक, -π से लेके +π तक, ठीक है। तो ये आपका -π हो गया और ये आपका +π हो गया। साइन एक्स इक्वल टू हाफ मतलब ये वाला पार्ट आपका 1 हो गया, तो यहाँ पे कहीं पे हाफ हो जाएगा, तो ये कर्व को कितनी बार कट करेगा, 2 बार कट करेगा। वैसे ही √3/2 भी 2 बार कट करेगा, है ना। तो √3/2 भी, क्योंकि इसी पार्ट में आपका जो भी आंसर मिलेगा वो 0 से π के बीच में ही मिलेगा, तो टोटल आंसर आपके पास कितने आ जाएंगे, 4 आंसर आपके पास इजिली कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये आपका हो गया प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में हमारे पास साइड एक ट्रायंगल होता है, तो यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। किसी भी टाइप का ड्रॉ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी सी हमने नाम दे दिया। अब देखो क्या बोल रहा है, साइड लेंथ क्या है, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं और 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। तो अगर इंटीजर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव है, तो वो एपी में ही होगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से चूज कर सकते हैं कि नहीं, एक इस तरीके से लेने से फायदा क्या है कि थोड़ा सा सिमेट्रिक टाइप का दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो हम साइड्स को ये एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि साइड लेंथ है तो हमें ये भी पता है कि ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। कौन सी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। तो अगर हम इस दोनों को यूज करते हैं, सम ऑफ टू साइड, तो ट्वाइस ए माइनस वन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए प्लस वन से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ग्रेटर देन 2, है ना। तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं, ये हमारा साइड लेंथ है सारे, ठीक है, साइड लेंथ है। वैसे ही आपको करना क्या कि इस दोनों का सम इस थर्ड साइड से ज्यादा होना चाहिए और इस दोनों का सम इस थर्ड साइड से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तीनों केस करके आप इंटरसेक्शन लोगे तो आपका यही वाला फाइनल आंसर आने वाला है। यानी कहने का मतलब कि ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, 2 से ज्यादा ही होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज हमने इस वाले पार्ट को यूज किया। दूसरी चीज ये बोल रहा है वन ऑफ द एंगल इज ट्वाइस द अदर, ठीक है। एक एंगल जो वो दूसरे का ट्वाइस है, तो अगर हम इस एंगल को थीटा एज्यूम कर लेते हैं तो ये कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा, ट्वाइस थीटा, है कि नहीं। ये एंगल कितना हो जाएगा, ट्वाइस थीटा। यहाँ पे अगर हम साइड लेंथ की बात करें तो सबसे बड़ा साइड कौन सा है, ए प्लस वन। तो ये जो साइड लेंथ होगा ये ए प्लस वन होगा, क्योंकि एंगल 2 थीटा वाला है, ठीक है। और इस वाले पार्ट को आप ए ले लो और इस वाले पार्ट को ए माइनस वन ले लेते हैं, क्लियर। तो ये हमने साइड एज्यूम कर लिया। अब देखो अगर हम यहां से एक बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ट्वाइस थीटा। ये थीटा है, ये थीटा है, इसका मतलब ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। इस पॉइंट को हम डी एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को हम डी एज्यूम कर लेते हैं। अब यहां पे देखो कि अगर आप ट्रायंगल, है ना, यहाँ पे अब कुछ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि हमें ए बी इस तीनों साइड में रिलेशन चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखो हम ट्रायंगल बी ए सी चूज कर रहे हैं, बी ए और सी, बड़ा वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल बी ए सी है, तो इधर से हम लोग ए डी सी चूज कर रहे हैं, छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, आप चेक कर लेना, है ना। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम क्या कर सकते हैं, साइड का रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक है। साइड का रेशियो अगर सेम होगा तो हम यहाँ पे देखो इस तरफ बी ए ले रहे हैं, तो बी ए कितना है, ए डिवाइडेड बाय बी सी, बी सी कितना है, ए प्लस वन। और सेम टाइप का हमें यहाँ भी लेना होगा, ए डी, ए डी कितना है, ए डी हमें नहीं पता है, इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स डिवाइडेड बाय ए सी, ए सी कितना है, ए माइनस वन। अब हमारे पास ये इक्वेशन फॉर्म हो गया है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें एक अननोन आ गया, एक्स। एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स निकालने के लिए हम यहाँ पे किसी भी एक ट्रायंगल को यूज या दोनों ट्रायंगल को यूज कर लो, ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा हमारा, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में बात करते हैं ए बी डी में, साइन रूल अगर आप डायरेक्टली लगाओगे, है ना, साइन रूल या कोसाइन रूल अगर हम यूज कर लेते हैं इस वाले पार्ट में, ठीक है, तो इस एंगल से मैं यहाँ पे कोसाइन रूल यूज कर रहा हूँ,
ठीक है, इस ए बी डी में, ए बी डी में कोसाइन रूल यूज कर रहे हैं, तो यहां से देखो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए एक्स। ठीक है, तो यहां से देखो वैल्यू कितनी आ गई, ए बाई ट्वाइस एक्स। तो कॉस थीटा की वैल्यू इस वाले पार्ट से ए बाई ट्वाइस एक्स आ गया। अब हम सेम कोसाइन रूल इस बड़े वाले ट्रायंगल में यूज कर रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी में। ठीक है, तो ए बी सी में बताओ सेम कॉस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ए इंटू ए प्लस वन। इस दोनों पार्ट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ट्वाइस ए और ए माइनस बी 2। ठीक है, तो ये 4a डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ए इंटू ए प्लस वन आ जाएगा। तो यहाँ से आपका जो सिंप्लीफाई करोगे तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स a प्लस वन यहाँ पे आ जाएगा। अब इस दोनों कॉस थीटा को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, है ना। इस दोनों कॉस थीटा को अगर आप इक्वेट कर दोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, a बाई ट्वाइस एक्स इक्वल टू a प्लस वन बाई 2 टाइम्स a प्लस वन। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं a इंटू ए प्लस वन डिवाइडेड बाई ए प्लस फोर, है ना। इस x की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे और यहाँ से हमारे पास a में रिलेशन आ जाएगा, a बाई ए प्लस वन इक्वल टू एक्स की वैल्यू a इंटू ए प्लस वन बाई ए माइनस वन इंटू ए प्लस फोर। ठीक है, यहाँ से देखो a से a कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस प्लस थ्राइस ए माइनस फोर, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया और लेफ्ट हैंड साइड में ले गए और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए प्लस वन। ठीक है, कुछ टर्म देखो यहाँ से कैंसिल हो रहा है, ये और ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है, ए की वैल्यू 5 आ गई, तो आपके पास साइड लेंथ क्या हो जाएगा, 5 6 और 4। और ए की क्योंकि एक ही वैल्यू आई तो ऐसे कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, सिर्फ एक ही ट्रायंगल इस टाइप के पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना। 10 क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में 10-15 क्वेश्चंस और हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह यूज हो रहे हैं उन सबको भी हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। किसी भी पार्ट में अगर कोई डाउट हो या कुछ टॉपिक्स आपको लग रहा हो कि डिस्कस करने चाहिए या कुछ क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर टॉपिक से करने हैं, किसी चैप्टर से करने हैं, तो आप बता सकते हो। ठीक है, हम लोग उसको ट्राई करेंगे कि आगे के क्लासेस में उसको कवर करें। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहो और प्रिपरेशन अच्छे से सबका चलना चाहिए। ओके, चलो बाय।